प्याज का यानी जी भर के खा ले प्याज, फिर बढ़ने वाला है दाम। देखें पूरी खबर। भैया जी भर के खा लीजिए प्याज, क्योंकि अब दाम बढ़ने वाला है। साल में एक बार ऐसा मौका ज़रूर आता है जब घरों की किचन से प्याज गायब होने लगता है। और अगर आप भी प्याज के शौकीन हैं तो जी भर के अभी से ही खा लो, क्योंकि क्या पता आगे इतना महंगा हो जाए कि आप खा ना सको। और आने वाले 3 महीने में आपको प्याज काटने में ही नहीं बल्कि ख़रीदने में भी आंसू बहने वाले हैं। और प्याज विक्रेताओं का भी मानना है कि इस साल भी सितंबर से लेकर नवंबर तक प्याज के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनियमित बारिश के कारण प्याज की कटाई में देरी होगी, और जिस कारण से इस सीज़न भी लोगों को महंगे प्याज खाने होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का पहला फेज़ पूरा हो चुका है। 2024 चुनाव से पहले यह काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा होने से मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने गुरुवार को मीडिया को बुलाकर मंदिर निर्माण का काम दिखाया और साथ ही कहा कि अब बारिश के बाद दूसरे फेज का काम शुरू होगा। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया कि 11,000 क्यूबिक मीटर की चट्टान डाली गई है। ये ज़मीन के अंदर चली जाएगी, जो अपने आप में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। और नींव की अब तक 46 लेयर पड़ चुकी है और 48 लेयर टोटल डाली जानी है। तो उन्होंने यह बताया कि मंदिर के अंदर मिट्टी नहीं थी और कीचड़ और दलदल था, जिस वजह से मंदिर की बुनियाद के लिए 15.5 मीटर मोटी कंक्रीट की चट्टान बनानी पड़ी है। और बताया जा रहा है कि रामलला का ये भव्य मंदिर ऐसा बनाया जा रहा है कि करीब 500 सालों तक यह सुरक्षित रहेगा। और राम मंदिर का परिसर इको फ्रेंडली होगा और भक्तों के लिए आधुनिक सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। चंपत राय ने साथ में ये भी बताया कि साल 2023 के दिसंबर तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर 3 मंजिला होगा। गर्भगृह में रामलला तो दूसरे तल पर राम दरबार होगा। बता दें कि 5 अगस्त 2020 को मंदिर के भूमि पूजन के बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। और खबरों के मुताबिक बीजेपी की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर बनकर तैयार हो जाए। वहीं पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर वाराणसी में भव्य तैयारी की जा रही है। 21 दिनों तक 71 कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की उम्मीद है। और पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 21 दिनों तक 71 आयोजन हो गए। और हमारी उम्र लग जाए नारे के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और इस दौरान वाराणसी के भारत माता मंदिर में 71,000 दीपक जलाने की गंगा में 71 मीटर की चुनरी चढ़ाने का, और भी विधान सभाओं में 71 किलो लड्डू बांटने की योजनाएं हैं। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को सुबह 10 बजे 80 घाट पर मां गंगा को 71 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई जाएगी। और इससे अलावा हर घर एक दीप जलाने और 71 प्रमुख मंदिरों और आरती दीपोत्सव का कार्यक्रम भी होगा। हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा को हरी झंडी दे दी है और उसके लिए क्या क्या शर्तें रखी हैं। तो आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा का लंबे समय से इंतजार कर रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित की गई 4 धाम यात्रा से अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। गुरुवार को कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 4 धाम यात्रा की इजाज़त दे दी है। और हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्तों के यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में धाम में कुल 400 यात्रियों को ही जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वही यात्री जा सकेंगे जिनके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होगी और जो दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और इसका सर्टिफिकेट उनके पास होगा। और साथ ही अदालत ने सभी कुंड में स्नान पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि 4 धाम यात्रा पर तो जाएंगे लेकिन वहां के कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। ये छापेमारी गुरुवार सुबह हर्ष मंदर और उनकी पत्नी के जर्मनी रवाना होने के कुछ घंटों बाद ही शुरू हुई है। ये रेड उनके बसंत कुंज के घर के साथ साथ उनके दफ्तर, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ और महरौली में
मंदरवाला द्वारा चलाए जा रहे बाल घर पर भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में ईडी ने कई चीज़ों को कथित तौर पर जब्त भी किया है। और आपको बता दें कि हर्ष मंदर दिल्ली दंगा पीड़ितों की आर्थिक और कानूनी मदद को लेकर काफ़ी एक्टिव रहे हैं और दिल्ली दंगा पीड़ितों के साथ हर्ष मंदर भी एक याचिका करता है। और हर्ष मंदर ने अपनी याचिका में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई की मांग की थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विरोधियों को पीएम ने घेरा है। तो केंद्र सरकार की बहुचर्चित योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे विरोधियों को पीएम मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो काम आज़ादी के तुरंत बाद होना था उसे हम आज कर रहे हैं। गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तहत बनाए रक्षा कार्यालय परिसर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटे हैं और ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने परिसरों में हो रहा है, वह कैसे संभव हो सकता है। रक्षा मंत्रालय का जो रक्षा कार्यालय परिसर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और ख़ास बात यह है कि पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट को भी आज लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने साथ ये भी कहा कि आज हम ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी बड़ी भूमिका है कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। आप भी अगर दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा तक आते जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र आसान होने जा रहा है। वहीं दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना भी आसान हो जाएगा और ये ऐलान किया केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। गडकरी साथ ने ये भी बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस होगा। और हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी कि जिसके मुताबिक दोनों परियोजनाएं पूरी होने पर दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 12.5 घंटों में तय की जा सकती है। वहीं दिल्ली से कटरा तक का सफ़र भी सिर्फ 6 घंटों में तय किया जा सकेगा। साथ ही गडकरी ने बताया कि अगले 2 साल के अंदर दिल्ली मुंबई और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कटरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़, देहरादून और हरिद्वार का सफ़र भी मात्र 2 घंटे का होगा। खास बात यह है कि दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है और घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी। सीमा पर तनाव के बीच एक बार युद्धाभ्यास करेगी भारत चीन की सेना है। जी हाँ, सीमा पर लंबे वक्त से जारी तनाव के बीच पहली बार भारत और चीन की सेनाएं एक साथ रूस में युद्धाभ्यास करेंगी। दरअसल SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की ये 6ठी एक्सरसाइज है जिसे पीसफुल मिशन या एक्सरसाइज नाम दिया गया है। और भारतीय सेना के मुताबिक इस पीसफुल मिशन में 200 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सभी आर्म्स के सैनिकों और सहित वायुसेना के 38 एयर वॉरियर भी हिस्सा ले रहे हैं। और 2 IL-76 विमानों से ये सभी सैनिक रूस पहुंचते हैं। बता दें कि SCO एक्सरसाइज का उद्देश्य मिलिट्री इंटरेक्शन और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग करना है। और पीसफुल मिशन का एक अर्बन सेटअप में होने वाली एक्सरसाइज है जिसमें एक जॉइंट कमांड तैयार करने और आतंकियों के खतरे से निपटने की ड्रिल शामिल है। लॉकडाउन के बावजूद देश में 96% बढ़े हैं दंगे। हर दिन हुए हैं 77 रेप। यानी कि NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसके मुताबिक कोरोना काल के दौरान
लगी लंबी पाबंदियों के बावजूद पूरे देश में दंगों की लगभग दर जो है लगभग दोगुनी हो गई थी और दंगों की संख्या जो है में करीब 96% की बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, इसी दौरान पूरे देश में प्रतिदिन रेप के औसतन 77 मामले दर्ज किए गए और गौर करने वाली बात यह है कि बीते साल 25 मार्च से मई तक देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन और पूरे साल पाबंदियां लगी थी और तब भी ऐसे आंकड़े दर्ज किए गए थे। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो है साल 2020 में देश में 857 दंगों के मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली में और फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के दंगों की वजह से अकेले दिल्ली में 520 केस दर्ज हुए हैं। जातिगत दंगों के मामले में बिहार सबसे आगे है और उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नंबर है। और एनसीआरबी के आंकड़ों में जो है सबसे चिंताजनक आंकड़ा महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध है, जिसके मुताबिक पिछले साल पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जिसमें रेप के कुल 28,046 मामले हैं और इन रेप पीड़ितों में से 25,498 वयस्क और 2,655 नाबालिग हैं। वहीं रेप के सबसे ज़्यादा 5,310 मामले राजस्थान में हैं और उसके नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, जहां पर 2,339 रेप केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एमपी तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पांचवें पर असम का नाम आया है। खुफिया सूचनाओं में भी पक्षपात। मुंबई निवासी समीर कालिया की सूचना आईबी ने पहले दिल्ली पुलिस को दी थी, तो खुफिया एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने देश के अलग अलग ठिकानों से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और ये खबर पूरे देश में सुर्खियों में है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि केंद्रीय एजेंसी आईबी ने साजिश के सरगना की सूचना मुंबई पुलिस से नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस से सबसे पहले साझा की, और जबकि सरगना माना जा रहा है कि जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई का मूल निवासी है और महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने ये बातें कही है। हालांकि कालिया को मुंबई से नहीं बल्कि राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया और अग्रवाल के मुताबिक कालिया करीब 20 साल से दाऊद के लिए काम कर रहा है। हालांकि एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ये भी कहा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस से जानकारी शेयर की थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है बाद में महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने समीर कालिया से जुड़ी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर किया है। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट पावरफुल लिस्ट में जो है भारत के पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी और एसआईटी के सीईओ आधार पूनावाला का नाम शामिल है। तो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला शामिल हैं। और पीएम मोदी के लिस्ट में शामिल होने पर अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया ने लिखा है कि कोविड-19 के मिस मैनेजमेंट और मौतों के असल आंकड़े और सरकारी आंकड़े में बहुत अंतर के बावजूद पीएम मोदी की रेटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बंगाल चुनाव में शानदार जीत की वजह से उन्हें इसमें जगह दी गई है। कहा गया है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की पूरी कोशिश के बावजूद और सारी ताकत झोंक देने के बाद भी ममता बनर्जी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। और मैगजीन ने बुधवार को ही साल 2021 के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में सूची जारी की है और इसमें दुनिया के बड़े नेता जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। वैसे इस लिस्ट में एक नाम है जो दिलचस्प है। ये नाम है तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। बरादर ही तालिबान के मुख्य तौर पर तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अंतरिम सरकार में महज उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, जिससे खबर है कि बरादर नाराज भी हैं और उन्होंने काबुल को छोड़ दिया है। भाजपा शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदलने के दौर के बीच गुरुवार को दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी की मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है।
दरअसल करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार चौतरफा आलोचना झेल रही है और वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है बीजेपी शासित राज्यों के नेतृत्व में बड़े फेरबदल हो रहे हैं। कर्नाटक, उत्तराखंड और गुजरात इसका ताज़ा उदाहरण है। जब खट्टर पीएम से मिले और वो भी लंबी बातचीत चली तो अटकलें लगने शुरू हो गए। हालांकि सीएम खट्टर ने बैठक के बाद साफ कहा कि पीएम से किसानों के मुद्दे और करनाल प्रदर्शन को लेकर बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पीएम को हरियाणा अर्बन रेल और कॉरिडोर की आधारशिला रखने का न्योता दिया है। कन्हैया लाल कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हां, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह चर्चा जो है तेज हो गई है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि इस सिलसिले में मंगलवार को उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से आई कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की पहले भी कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं। और तो वहीं खबरें हैं कि कन्हैया के अलावा गुजरात के युवा दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी भी जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इनके अलावा पार्टी बीजेपी विरोधी दूसरे युवा चेहरों को भी अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि राहुल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले युवा नेताओं की टीम बनाने में जुटे हैं ताकि अगले चुनाव में वो मोदी को बेहतर तरीके से घेर सकें। भैया, आपका पुराना स्टैंड फिर से आ गई है। यूपी वालों को भी आप पार्टी देने जा रही है फ्री बिजली का वादा। यहाँ अगर सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। अच्छा बिजनेस आइडिया निकाला है सरकार बनाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को टक्कर देने की तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत गुरुवार को लखनऊ पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये आदेश सरकार बिजली बनने के 24 घंटे के अंदर ही पारित होगा। और सिसोदिया ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली और मोटे बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में ये एक अहम फैसला होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में भी आप सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है और अब इसी तर्ज पर यूपी में भी वोटों को लुभाने की कोशिश है। इसके पहले मंगलवार को तिरंगा यात्रा लेकर सिसोदिया रामनगरी अयोध्या भी पहुंचे थे और यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को मंदिर से लेकर कोरोना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर घेरा था। तो आम आदमी पार्टी ने बताया कि उसने यूपी की 100 विधानसभा सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों को नाम तय कर लिया है। संजय सिंह ने बताया कि संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पिछले वर्ग के 35% लोगों को टिकट दिया गया है। तो आम आदमी का फ्री वाला फंडा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बीजेपी ने इस कदर बदलने के मूड में कि उसने पुराने सीएम विजय रूपाणी की पूरी टीम ही बदल डाली है। वहीं गुरुवार दोपहर जब भूपेंद्र पटेल की नई टीम ने शपथ ली तो इस पर जो है मंत्रिमंडल में कोई पुराना मंत्री नहीं था और गुरुवार को 24 मंत्रियों ने शपथ ली और इसमें पटेल समुदाय का दबदबा दिखता है। तो पहली बार विधायक बनने के बाद ही सीएम बने भूपेंद्र पटेल की तरह ही उनकी टीम में ज़्यादातर नए चेहरे शामिल हैं और इसके अलावा जो है पाटीदार समुदाय को बड़ा महत्व देते हुए बीजेपी लीडरशिप ने भी ज़्यादातर मंत्री इसी बिरादरी से चुने हैं। भूपेंद्र की नई टीम एक चौंकाने वाला नाम गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी का रहा है और गुरुवार सुबह ही उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया और फिर सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा भूपेंद्र की टीम में नरेश पटेल, ऋषिकेश पटेल, अर्जुन सिंह चौहान और पूर्णेश मोदी, राघव जी पटेल और जीतू भाई बाघानी जैसे चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। बहरहाल भूपेंद्र की नई टीम में 10 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं खबर विदेशों से देखी जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच अंकुश नाम के एक बड़े रक्षा सौदे का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालांकि इस दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया है और दरअसल इस रक्षा सौदे का ऐलान करते वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन का नाम ही भूल गए और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है
और इस वीडियो में बाइडेन कह रहे हैं कि धन्यवाद बोरिस, और मैं फेलो डाउन एंड अंडर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, हम इसकी सराहना करते हैं श्रीमान प्रधानमंत्री। तो बाइडेन का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। UNHRC यानी भारत ने पाक को फिर लताड़ा है, कहा है कि आतंक के आका से सीखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेइज्जत होने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। एक बार उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी कि UNHRC की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जहां भारत ने उसे ज़बरदस्त लताड़ लगाई। तो बुधवार को भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैसे असफल देश से हमें सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनेवा में बुधवार को UNHRC के 48वें सत्र में भारत ने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर एक ऐसा देश करार दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों का नीति के तहत खुलकर समर्थन करता है और प्रशिक्षण देता है और हथियार मुहैया कराता है। तो भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बाथे ने पाकिस्तान और ICC द्वारा कश्मीर पर की गई टिप्पणी का जवाब देने के भारत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये टिप्पणी की। बाथे ने कहा कि जो देश आतंकवाद का केंद्र है और मानवाधिकार का घोर हनन करता है वो हमें ना सिखाए। और भारतीय राजनीति में कहा है कि पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहा है। बिजनेसमैन एलन मस्क की अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने 4 शौकिया अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समयानुसार करीब 5:30 बजे 4 आम लोगों को लेकर एयर स्पेस का क्रू हेड ड्रैगन कैप्सूल फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गया है और इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 का नाम दिया गया है। और मिशन के तहत 4 यात्री पृथ्वी की सतह से करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर यात्रा कर रहे हैं और ये लोग 3 दिनों तक जो है अंतरिक्ष में रहेंगे। और साल 2009 के बाद जो है पहली बार कोई इंसान इतनी ऊंचाई पर गया है। तो इस मिशन के कमांडर हैं 38 साल के अरबपति कारोबारी जेरेड अजाइकमैन, और उन्होंने इस पूरे मिशन को किराए पर ले रखा था और फिर तीन अनाम लोगों को जो है अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। और अजाइकमैन जो है शिफ्ट फॉर पेमेंट नाम की कंपनी के संस्थापक हैं। उनकी कंपनी दुकानों और रेस्तरां में को जो है बैंक कार्ड लेन देन का पूरा करने के लिए सेवाएं देती है। अजाइकमैन के नाम एक हल्के जेट में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड भी है और इस मिशन पर करीब $20 करोड़ का खर्च आया था। तो देश और दुनिया की दिग्गज 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प यानी 20 सितंबर से अपनी बाइक टू स्कूटर की एक्स शोरूम कीमतों को बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वो अलग अलग मॉडल के हिसाब से 3,000 रुपये तक बढ़ाएगी और इसके साथ ही कंपनी ने रेट बढ़ाने की वजह भी बताई है। साथ ही ये बताया कि कमोडिटी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है और ये बढ़ोतरी जो है हर रेंज की मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लागू होगी। और अगली खबर है, भारत में YouTube की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि YouTube पॉपुलरिटी इंडिया में जो है सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube की भारत में लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और कंपनी ने यह भी बताया कि भारत में इस साल मई में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन पर जो है YouTube देखा, जो पिछले साल की तुलना में 45% ज़्यादा है। तो कंपनी ने यह भी बताया कि YouTube के दर्शकों की बढ़ती संख्या जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट देखना पसंद करती है। गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने कहा कि देश में 2 करोड़ से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जो कनेक्टेड टीवी पर कंटेंट देख रहे हैं। ये इसलिए यह क्रांति जो है केवल मोबाइल तक, फ़ोन तक ही सीमित नहीं है। इसलिए गुप्ता ने कहा है कि गूगल भारत को एक लीडिंग डिजिटल इकोनॉमिक बनने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूट्यूब और डिजिटल वीडियो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। बैंकों का बैड लोन कम करने के लिए सरकार का प्लान आया है। हालात सुधारने के लिए 30,600 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार बैड बैंक
की तरफ से देश के बैंकों को दी जाने वाली सिक्योरिटी रसीद को गारंटी देगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए NARCL यानी कि बेड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रसीद को मंजूरी दे दी गई है। और बेड बैंक एक तरह की सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका काम यह है कि वो बैंकों में के फंसे हुए कर्जे यानी कि NPA को टेक ओवर करे और बेड बैंक के किसी भी बेड एसेट्स को गुड एसेट्स में बदलने का काम करता है। कुल मिलाकर ये बैंकों की हालात को ठीक करने में मदद करता है ताकि उनकी वित्तीय हालत सुधरे और उनका बैलेंस शीट बेहतर हो। तो वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि तमाम बैंकों ने पिछले 6 सालों में 5 लाख से ज़्यादा रुपए के बेड लोन की रिकवरी की है। और यही नहीं 2018 में देश में 21 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जिनमें से केवल 2 ही फायदे में थे। लेकिन 2021 में सिर्फ 2 बैंकों ने ही कहा है कि वो नुकसान में है। खेलों की खबर से जाने तो जानिए कि वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से कप्तान कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। तो विराट कोहली ने भारतीय T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और कोहली ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट कर कप्तानी को लेकर अपना फैसला सबको बताया। और इसी के साथ बीते कुछ दिनों में मीडिया में चल रही वो खबरें भी सही साबित हुई, जिनमें कहा जा रहा था कि कोहली की कप्तानी जा सकती है। और तो आइए जानते हैं कोहली की कप्तानी छोड़ने के 3 प्रमुख वजहें क्या हो सकती है। तो बीते कुछ सालों में रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज और कप्तान दोनों ही तरह से काफ़ी अच्छा काम किया। और IPL में रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 खिताब जीते हैं, जिनमें 2 लगातार है। तो जाहिर है कि बीते कुछ समय में रोहित को शॉर्टर फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने की चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि विराट कोहली भले ही एक सफल कप्तान रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय से कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन धोनी के जाने के बाद से ही टीम इंडिया की झोली में एक भी ICC खिताब नहीं आ सका है। तो इस बात को लेकर लगातार उन पर दबाव बन रहा था और सवाल उठ रहे थे। लेकिन हालांकि विराट के पास कुछ दिन बाद से शुरू होने जा रहे विश्व कप को लेकर अपना पहला ICC खिताब जीतने का अच्छा मौका है। तो पिछले करीब 2 साल में विराट की बल्लेबाजी में भी गिरावट देखने को मिली। उनके बल्ले से में वो धार नहीं रही जिसके लिए वो पहले जाने जाते रहे। और साल 2019 के बाद से विराट कोहली के बल्ले से एक भी टेस्ट शतक नहीं निकाला है। इसकी एक वजह है उन पर ज़्यादा वर्कलोड करना भी हो सकता है, जिसका जिक्र अब खुद कोहली ने भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरजंक्शन.com, आपकी आवाज़ खबर जंक्शन के साथ। सरकार की नई योजनाएं, मोदी सरकार के बड़े फैसले, आपके जीवन में वित्तीय व्यापार से जुड़ी काम की खबरें, बिजनेस न्यूज़ खबरें जो आपको जाननी चाहिए। खबर जंक्शन रखेगा हमेशा आपको आगे। तो खबर जंक्शन पर देखते रहिए आज की ताज़ा खबर।